स्वागत। आज हमारे हाथ लगे हैं संस्कृत व्याकरण पर कुछ बड़े सरल से नोट्स, खासतौर पर सर्वनाम और उनके 3 लिंगों पर। मुझे लगता है ये बच्चों के लिए लिखे गए हैं, तो उम्मीद है समझने में आसान रहेंगे, मजेदार भी। हाँ बिल्कुल। तो आज का काम है इन नोट्स से ये समझना कि संस्कृत में यह, वह और क्या, कौन जैसे आम शब्द लिंग के हिसाब से कैसे बदलते हैं। मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और वचन भी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्यों ना जरा इन नोट्स की तह तक चला जाए। बिल्कुल। और ये नोट्स ना शुरू में ये बात साफ कर देते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग यानी पुरुष जाति, स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति और तीसरा नपुंसकलिंग, मतलब जो न पुरुष हो न स्त्री। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वो इन्हीं लिंगों के हिसाब से अपना क्या कहते हैं रूप बदलते हैं। अच्छा। हाँ, भाषा कैसे दुनिया को बांटती है उसका एक पहला उदाहरण दिखता है इसमें। सही है। तो पहला पड़ाव तत् शब्द है ना, जिसका मतलब है वह या दैट। नोट्स में इसकी एक टेबल दी हुई है, उसमें क्या खास है? हाँ, तत् की तालिका देखिए, पुल्लिंग में रूप है सह यानी एक, तौ यानी 2, ते यानी अनेक। सह, तौ, ते, ठीक है। फिर स्त्रीलिंग में सा एक, ते 2, ताहा अनेक। सा, ते, ताहा, ओके। और नपुंसकलिंग में तत् एक, ते 2, तानी अनेक। तत्ते, तानी। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है जो अक्सर शुरू में कंफ्यूज करती है। क्या? ये ते शब्द देखिए, ये पुल्लिंग में बहुवचन यानी अनेक के लिए भी आ रहा है। हाँ, देखा मैंने। और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में द्विवचन 2 के लिए भी आ रहा है। ओह, अच्छा, मतलब एक ही शब्द ते 3 अलग अलग मतलब। हाँ बिल्कुल, पुल्लिंग बहुवचन भी, स्त्रीलिंग द्विवचन भी और नपुंसकलिंग द्विवचन भी। तो मतलब सिर्फ शब्द देखकर नहीं चलेगा, पूरा वाक्य देखना पड़ेगा कि भाई 2 की बात हो रही है या ज्यादा की और किस लिंग की। समझ गया। तो ये ते वाला पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, अगला शब्द है एतत्, जिसका मतलब यह। क्या इसके रूप भी तत् जैसे ही हैं या कुछ अलग हैं? एतत् वाले रूप, अच्छी बात यह है कि तत् से काफी मिलते जुलते हैं, तो थोड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, पुल्लिंग में एषः एक, एतौ 2, एते अनेक। ईशः, एतौ, एते। ठीक। स्त्रीलिंग में एषा एक, एते 2, एताः अनेक। एषा, एते, एताः, ओके। और नपुंसकलिंग में एतत् एक, एते 2, एतानि अनेक। एतत्, एते, एतानि। अरे वाह, तो यहाँ भी वही पैटर्न है। हाँ, ये एते शब्द भी बिल्कुल ते की तरह ही पुल्लिंग बहुवचन में भी है और स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग के द्विवचन में भी। अच्छा, तो ये समानताएं शायद याद रखने में मदद करे, है ना? हाँ बिल्कुल, पैटर्न पकड़ में आ जाए तो आसान हो जाता है। सही बात। और तीसरा शब्द वो है किम, मतलब क्या या कौन। सवाल पूछने के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही। किम एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है और ये भी आप गेस कर सकते हैं लिंग और वचन के नियमों में बंधा हुआ है। तो इसके रूप कैसे हैं? पुल्लिंग में कह एक, कौ 2, के अनेक। कह, कौ, के। स्त्रीलिंग में का एक, के 2, काह अनेक। का, के, काह। और नपुंसकलिंग में किम एक, के 2, कानी अनेक। किम, के, कानी। अरे है, यहाँ भी ये के शब्द ये भी कई जगह आ रहा है। हाँ, फिर से वही पैटर्न, पुल्लिंग बहुवचन और स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग द्विवचन तीनों जगह के दिख रहा है। कमाल है। तो सवाल पूछते वक्त भी सही रूप चुनना कितना जरूरी है ये समझ आता है। इन रूपों को समझे बिना सही सवाल बनाना मुश्किल है। हाँ, ये तो है। अच्छा, नोट्स में ना इन्हें याद रखने के लिए कुछ आसान टिप्स भी दिए हैं, खासकर एक वचन के लिए। जैसे हाँ। जैसे पुल्लिंग एक वचन अक्सर हाँ विसर्ग से खत्म होते हैं, सह, एषः, कह। ये तो काफी सीधी बात लगी मुझे। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और इसी तरह स्त्रीलिंग एक वचन वो अक्सर आ की मात्रा पर खत्म होते हैं, सा, एषा, का। अच्छा, सा, एषा, का। हाँ। जबकि नपुंसकलिंग एक वचन के रूप थोड़े अलग हैं, तत्, एतत्, किम। तो ये छोटे छोटे नियम मतलब शुरू में रास्ता दिखाते हैं एक तरह से। निश्चित रूप से ये दिखाते हैं कि देखो, भाषा में कितनी भी वैरायटी हो
कहीं ना कहीं एक सिस्टम, एक व्यवस्था काम कर रही है। कम से कम एक वचन में तो लिंग का भेद साफ पता चल रहा है इन अंत वाले अक्षरों से। हाँ, सही कहा। और इन अंतरों को और समानताओं को पकड़ना ही मेरे ख्याल से संस्कृत के वाक्यों की बनावट समझने की तरफ पहला कदम है। तो कुल मिला के आज हमने इन सरल नोट्स से देखा कि संस्कृत में ये रोजमर्रा के शब्द वह, यह, क्या, कौन, ये भी लिंग और वचन के हिसाब से कितने अलग अलग रूप ले लेते हैं। और नोट्स ने इसे काफी साफ तरीके से समझाया है। बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि भाषा असल में दुनिया को कैसे देखती है, कैसे बांटती है, हर चीज को पुरुष, स्त्री या अन्य की श्रेणी में रखना। और इन तालिकाओं में जो पैटर्न दिखते हैं, जैसे कुछ रूपों का बार बार आना, ते, के, एते, या एक वचन के अंत के नियम, यह सब भाषा के अंदर छुपी एक लॉजिकल, एक सुसंगत प्रणाली की तरफ इशारा करते हैं। सही बात। शायद आगे ये सोचने लायक हो कि फिर क्रियापद मतलब वर्ब्स, वो इन अलग अलग लिंग और वचन वाले सर्वनामों के साथ कैसे तालमेल बिठाते होंगे। वो एक अलग दिलचस्प पहलू होगा।